हेलो दोस्तों। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा, मैं दुआ करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, ये कहानी हमें लखनऊ से रिया ने भेजी है। मेरा नाम रिया है। मैं उस दिन घर के आंगन में बैठी हुई थी जब मेरे पापा ने मुझे बुलाया। उनके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। उन्होंने कहा, बेटी, तुम्हारी शादी तय हो गई है। लड़का दिल्ली से है, नाम है विकास, बहुत पढ़ा लिखा है, अच्छी नौकरी करता है। सुनकर मेरा दिल खुशी से झूम उठा। मैंने विकास की सिर्फ एक फ़ोटो देखी थी। वह स्मार्ट लगता था, सूट बूट में, मुस्कान ऐसी कि किसी को भी पसंद आ जाए। पिछले 4 महीनों से मैं उसके बारे में सोच सोच कर सपने देख रही थी। कैसे हम दोनों साथ घूमेंगे, कैसे नई ज़िंदगी शुरू करेंगे। मैंने अपनी सहेलियों से भी बताया था कि मेरा पति कितना परफेक्ट होने वाला है। शादी की तैयारी ज़ोरों पर थी। मेहंदी, साड़ी, गहने सब कुछ हो रहा था। मैं हर रात सोचती कि अब बस कुछ दिन की बात है। लेकिन जैसे जैसे शादी का दिन नज़दीक आया, मेरे मन में एक हल्की सी बेचैनी भी होने लगी। फिर वह दिन आ गया। मैं दुल्हन बनकर तैयार थी। लाल बनारसी साड़ी, भारी गहने, माथे पर टीका। घर में मेहमानों की भीड़ थी। सब मेरी तारीफ कर रहे थे। मेरी छोटी बहन ने कहा, दीदी, तुम तो राजकुमारी लग रही हो। मैं मुस्कुरा रही थी, लेकिन अंदर से इंतज़ार कर रही थी कि कब बारात आएगी। समय बीतता गया। दोपहर ढलने लगी, लेकिन बारात का कोई पता नहीं। पापा बार बार फ़ोन कर रहे थे। मम्मी घबरा कर इधर उधर घूम रही थीं। मेरे चाचा ने कहा, शायद रास्ते में ट्रैफिक हो। लेकिन घंटे बीतते गए और कोई जवाब नहीं आया। आखिरकार पापा ने मेरे बड़े भाई अमित को विकास के घर भेज दिया ताकि पता चले क्या बात है। अमित जब वापस लौटा तो उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। उसने कांपते स्वर में बताया कि विकास का परिवार बहुत परेशान है। विकास सुबह से घर पर नहीं है। उन्होंने पूरे शहर में ढूंढा, लेकिन कहीं नहीं मिला। विकास के पापा ने कहा, बेटा, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। शायद वह घबरा गया हो। अमित ने पूछा, शादी के दिन वह कहाँ चला गया? विकास की माँ रोते हुए बोली, हमें नहीं पता। उसके छोटे भाई ने धीरे से कहा कि भैया इस शादी से खुश नहीं थे। उन्होंने कई बार कहा था कि यह रिश्ता उनकी मर्जी के खिलाफ है, लेकिन परिवार ने उन्हें समझाया था। ये सुनते ही घर में सन्नाटा छा गया। मेरी मम्मी फूट फूट कर रोने लगी। पापा की आंखें नम हो गईं। मेरे चाचा चाची मुझे देखकर फुसफुसाने लगे कि अब क्या होगा, लड़की की इज्जत का क्या बनेगा। कुछ रिश्तेदार तो सीधे कहने लगे कि रिया पर ही कुछ तो गलती होगी, वरना लड़का ऐसे क्यों भागता। मैं कमरे में बैठी सब सुन रही थी। मेरी दुनिया जैसे टूट गई। मैंने इतने सपने सजाए थे, इतनी उम्मीदें लगाई थीं। विकास जैसा स्मार्ट और अच्छा लड़का मुझे मिलने वाला था, और अब सब कुछ ख़त्म। पापा का ब्लड प्रेशर बढ़ गया। वे सोफे पर लेट गए। डॉक्टर को बुलाना पड़ा। घर में रोने चिल्लाने का माहौल था। मेरी बड़ी बहन और जीजा भी आए हुए थे, लेकिन जीजा ने मुझे ताने मारने शुरू कर दिए। बोले, ऐसी लड़की का क्या होगा जिसकी बारात घर से लौट जाए? अब तो शादी का नाम भी नहीं ले पाएगी। समाज क्या कहेगा? मेरे अपने ही लोग मुझे दोषी ठहरा रहे थे। मैं रोते रोते पापा के पास गई और उनके सिर पर हाथ फेरने लगी। तभी अचानक मेहमानों की भीड़ में से एक युवक खड़ा हो गया। वह बोला, अगर आप लोग इजाज़त दें तो मैं इस लड़की से शादी करने को तैयार हूँ। पूरा हॉल सन्न हो गया। सबने उसकी तरफ देखा। उसका नाम था राहुल। रंग सांवला, कद औसत, शरीर मजबूत लेकिन भारी। चेहरा साधारण, कोई ख़ास आकर्षण नहीं। वह एक साधारण सा कुर्ता पायजामा पहने था। पापा ने उसे देखा और आंखों में उम्मीद जाग गई। उन्होंने बिना कुछ सोचे कहा, बेटा, आज तुमने हमारी इज्जत बचा ली। हम तुम्हारा यह एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। मैं कुछ बोल नहीं पाई। मेरे मन में विकास की यादें घूम रही थीं। वह इतना अच्छा लगता था और यह। लेकिन पापा की हालत देखकर मैं चुप रह गई। शादी की रस्में जल्दी जल्दी पूरी की गईं। मैं रोते रोते मंडप में बैठ गई। फेरे लेते समय राहुल का नाम भी ठीक से सुनाई नहीं दिया। बाद में पता चला कि वह एक छोटे से शहर कानपुर का रहने वाला है और वहाँ एक छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान चलाता है। विदाई के समय बाहर एक पुरानी मारुति कार खड़ी थी। राहुल ने खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर कार स्टार्ट की। मैं समझ गई कि वह खुद ड्राइवर है। कार कानपुर की ओर चल पड़ी। रास्ते में मैं खिड़की से बाहर देखती रही। दिल भारी था। कार एक साधारण से मोहल्ले में रुकी, एक छोटे से मकान के सामने।
मकान पुराना था, दीवारें थोड़ी उखड़ी हुईं। राहुल ने ताला खोला और दरवाज़ा खोला। अंदर एक छोटा सा आंगन था, एक तरफ रसोई और सामने 2 कमरे। उसने मेरी थैली अंदर रखी और बोला, थोड़ा आराम कर लो। मैं चुपचाप बैठ गई। कमरे में एक पुराना पलंग था, साफ़ सुथरी चादर बिछी थी, एक अलमारी, एक टेबल और दीवार पर एक छोटा सा शीशा। राहुल ने मुझे पानी दिया, स्टील का गिलास था। मैंने उसे देखा और मन ही मन सोचा, मेरी ज़िंदगी कितनी बदल गई। मैं 3 बहनों में सबसे छोटी थी, लेकिन सबसे ज़्यादा लाडली। घर में कभी काम नहीं किया, कहती थी पढ़ाई करनी है, हाथ खराब ना हो। लेकिन आज सब कुछ बदल गया था। राहुल ने मेरी तरफ देखकर धीरे से कहा, जो हुआ बहुत दुखद है, लेकिन अब हम साथ हैं। मैंने कुछ नहीं कहा। मन में तय कर लिया था कि कुछ दिन रहकर तलाक ले लूँगी और मायके लौट जाऊँगी। रात को वह अपना बिस्तर आंगन में बिछाकर सो गया। दिसंबर की ठंड थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। मैं अंदर लेटी रही, रोती रही। सुबह वह उठकर तैयार हुआ, बोला, दुकान पर जाना है, फ्रिज में दूध और सब्जी है, जो बनाना है बना लेना। मैं चुप रही। वह चला गया। मैं घर देखने लगी, छोटा लेकिन साफ सुथरा। शाम को वह लौटा तो मैंने सिर्फ चाय बनाई थी। उसने मुस्कुराकर कहा, कल से तुम्हारे लिए कुछ कपड़े ले आऊँगा, आज तो मेरे पुराने कपड़ों में ही गुजारा कर लो। मैंने कुछ नहीं कहा। अगले दिन उसने एक साधारण सूट और कुछ ज़रूरी चीज़ें ला कर दीं। बोला, ज़्यादा समझ नहीं आया, लेकिन जो अच्छा लगा ले आया। मैंने कहा, राहुल जी, मैं आपके साथ ये रिश्ता नहीं निभा सकती। मैं पढ़ी लिखी हूँ, नौकरी कर सकती हूँ, मुझे तलाक दे दीजिए। वह शांत स्वर में बोला, मैं तुम्हें समझता हूँ। जो हुआ वह गलत था, लेकिन शादी हो चुकी है। प्यार समय के साथ भी हो सकता है। मैं तुम पर कोई जोर नहीं डालूंगा, जितना समय चाहिए ले लो। मैंने कहा, मुझे तलाक चाहिए। वह चुपचाप बाहर चला गया। अगले कुछ दिन मैं घर में अकेली रहती। मायके से भी किसी ने ज़्यादा हाल नहीं पूछा, सब शायद शर्मिंदा थे। एक दिन छत पर बैठी थी तो पड़ोस के एक युवक ने मुझे देखकर इशारा किया। उसका नाम था संजय। वह अच्छा खासा दिखता था, साफ सुथरा कपड़ा पहनता था। उसने इशारों में मेरा नंबर मांगा, मैंने दे दिया। जब राहुल दुकान पर चले जाते तो मैं संजय से फ़ोन पर बात करने लगी। वह कहता, रिया, तुम्हारे साथ बहुत अन्याय हुआ है। तुम जैसी सुंदर और पढ़ी लिखी लड़की को ऐसे आदमी के साथ नहीं रहना चाहिए। उसकी बातें सुनकर मुझे अच्छा लगता। वह मेरी तारीफ़ करता, कहता कि तुम्हें किसी बड़े शहर में अच्छे घर में रहना चाहिए। धीरे धीरे संजय की बातें मेरे मन पर असर करने लगीं। मैं सोचती, सच तो कह रहा है। राहुल साधारण है, छोटी दुकान चलाता है, मैं इससे बेहतर की हकदार हूँ। एक दिन संजय ने कहा, मिलते हैं कहीं बाहर। मैंने मना कर दिया, लेकिन वह बार बार कहता रहा। आखिर एक शाम मैंने हिम्मत करके कहा, ठीक है, लेकिन सिर्फ बात करने के लिए। हम एक छोटे से पार्क में मिले। वहाँ उसने मुझे बताया कि वह एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है और अच्छी तनख्वाह लेता है। उसकी बातें सुनकर मैं सोचने लगी कि शायद मेरी ज़िंदगी अभी भी बदल सकती है। लेकिन कुछ दिन बाद संजय की बातों में बदलाव आने लगा। वह कहने लगा कि राहुल जैसे आदमी के साथ रहकर तुम बर्बाद हो जाओगी, तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए। मैंने कहा, मैं शादीशुदा हूँ। उसने हंसकर कहा, वह शादी तो ज़बरदस्ती हुई है। मैं घबरा गई। उसकी नज़रें अब पहले जैसी नहीं लग रही थीं। एक रात फ़ोन पर उसने कहा कि वह मुझे अपने घर ले जाना चाहता है। मैंने साफ मना कर दिया। वह गुस्सा हो गया और बोला, तुम अभी भी उस टैक्सी वाले, मतलब दुकान वाले के साथ रहना चाहती हो? उसकी बातें मेरे दिल में चुभ गईं। मैंने फ़ोन काट दिया। उसी शाम राहुल दुकान से लौटा तो थका हुआ था, लेकिन मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, आज बाहर चलकर खाना खाते हैं। मैं हैरान रह गई। इतने दिनों बाद पहली बार उसने ऐसा कहा। मैं तैयार हुई। उसने मुझे वही सूट पहनने को कहा जो उसने लाया था। हम एक साधारण लेकिन अच्छे रेस्तरां में गए। वहाँ लोग हमें देख रहे थे। राहुल साधारण कपड़ों में था और मैं थोड़ी सजी हुई, लेकिन उसने कोई परवाह नहीं की। उसने मेरी पसंद का खाना मंगवाया। खाते खाते मेरे दुपट्टे पर थोड़ी ग्रेवी गिर गई। मैं वॉशरूम जाने लगी। जैसे ही बाहर निकली, एक अजनबी आदमी ने रास्ता रोक लिया। वह बदतमीज़ी करने लगा, मेरे हाथ पकड़ने की कोशिश की। मैं घबरा गई और चीखने वाली थी। तभी राहुल तेज़ी से आया। उसकी आंखों में गुस्सा था। उसने उस आदमी को ज़ोर से धक्का दिया और कहा, अपनी हद में रहो। वह आदमी झगड़ा करने लगा, लेकिन राहुल डटा रहा। रेस्तरां का मैनेजर आ गया। राहुल ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा
कि इस आदमी ने मेरी पत्नी से बदतमीज़ी की है, पुलिस बुलाओ। लोग इकट्ठा हो गए। आखिरकार पुलिस आई और उस आदमी को ले गई। राहुल के हाथ में खरोंच आई थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। बाहर आकर उसने मुझे देखा और बोला, डर गई हो क्या? मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए हूँ। कोई तुम्हें गलत नज़र से देखे, यह मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसकी आवाज़ में नाराज़गी नहीं बल्कि फ़िक्र थी। घर लौटते समय मैं चुप रही। रात को संजय का फ़ोन आया, लेकिन मैंने नहीं उठाया। उसके शब्द याद आ रहे थे। मैं सोचने लगी, क्या मैं इतनी कमज़ोर हूँ कि मीठी बातों में बह जाती हूँ? अगले दिन जब संजय ने फिर फ़ोन किया तो मैंने साफ कहा, दोबारा फ़ोन मत करना। मैंने गलती की थी तुमसे बात करके। अब मुझे अपना रिश्ता संभालना है। वह कुछ बुरा भला कहने लगा, लेकिन मैंने फ़ोन काट दिया। उसके बाद मैं सोचने लगी, राहुल ने कभी मुझ पर जोर नहीं डाला, कभी ताने नहीं मारे। वह रोज़ सुबह दुकान जाता, शाम को लौटता, कभी कभी मेरे लिए फल या मिठाई ले आता, मेरी छोटी छोटी ज़रूरतें पूछता, जबकि मैं उसे हर बात पर नीचा दिखाती थी। मैंने अपने अंदर के घमंड को पहचाना। मैंने सोचा था कि सिर्फ स्मार्ट चेहरा और अच्छी नौकरी ही सब कुछ है, लेकिन राहुल ने मुझे इज्जत दी, धैर्य दिया और सुरक्षा दी। धीरे धीरे मैं बदलने लगी। सुबह उसे दुकान तक छोड़ने लगी, घर के काम सीखने लगी। पहले कभी रोटी नहीं बनाई थी, अब खुद बनाती। स्टील के बर्तनों में खाना परोसती और अब मुझे शर्म नहीं लगती। एक शाम मैंने उसकी पसंद की सब्ज़ी और रोटी बनाई। जब वह लौटा तो मैंने कहा, खाना तैयार है। उसने मुस्कुराकर कहा, आज घर में अच्छी खुशबू है। मैंने शर्माते हुए कहा, मन बदल गया है इसलिए। कुछ दिन बाद उसने मुझे एक छोटी सी चांदी की चेन दी। बोला, ज़्यादा महंगी नहीं है, लेकिन दिल से लाया हूँ। मैंने उसे पहन लिया और कहा, मुझे महंगी चीज़ें नहीं चाहिए, मुझे सच्चा साथ चाहिए। वह खुश हो गया। उसकी आंखों में चमक थी। अब मैं समझ चुकी थी कि इंसान की असली कीमत उसके चरित्र में होती है, उसके व्यवहार में होती है। चेहरा या पैसा अस्थायी है, लेकिन सच्चाई और भरोसा स्थायी है। अगर उस दिन विकास की बारात आ जाती तो शायद मैं कभी यह सच्चाई न समझ पाती। अब मैं खुद को खुशकिस्मत मानती हूँ कि मुझे राहुल जैसा साथी मिला, जिसने मुझे सब्र सिखाया, इज्जत दी और सच्चा प्यार दिया बिना कुछ मांगे। दोस्तों, ज़िंदगी में अक्सर हम बाहरी दिखावे पर फंस जाते हैं, लेकिन असली खुशी अंदर से आती है। सच्चे दिल वाले इंसान के साथ बिताया हर पल कीमती होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपकी ज़िंदगी में ऐसी कोई सच्चाई कब समझ आई। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी एक सब्सक्राइब मेरी मेहनत को सार्थक बनाती है। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। नमस्कार। कुल शब्द संख्या लगभग 1850 शब्द।